हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्वतंत्रता। आज हम स्वतंत्रता के विषय में बात करने वाले हैं। स्टूडेंट, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर चाहते हैं कि हम बीए फर्स्ट ईयर के और भी सब्जेक्ट पे वीडियोस बनाएं, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट पे बीए फर्स्ट ईयर की और भी सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए, जैसे सोशोलॉजी, एजुकेशन, हिस्ट्री। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो बच्चे चाहते हैं कि हम ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास दोनों ही आपके लिए प्रोवाइड करें। तो प्लीज़ आप सभी कमेंट करेंगे तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं आपके लिए और भी सब्जेक्ट्स के क्लासेस कर सकूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है स्वतंत्रता। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकारों का होना, अधिकारों का अस्तित्व बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसी तरीके से व्यक्तियों के बहुत सारे अधिकारों में स्वतंत्रता का भी जो स्थान है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट, बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं कि स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इसी के आधार पर सामाजिक जीवन का निर्माण भी संभव है। जो मनुष्य होता है उसका सारा भौतिक, मानसिक और नैतिक विकास स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव हो पाता है। ठीक है, और इसी तरीके से आप देखते हैं कि जो स्वतंत्रता है वो ऐसी स्वतंत्रता होती है कि अगर वो ना हो, ठीक है, स्वतंत्रता के अभाव में आप अपना कोई भी कर्तव्य पूरा नहीं कर सकते। इसलिए आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है और जो भी शक्ति आपको इस अधिकार से वंचित रखना चाहती है उससे जैसे भी बने अपनी स्वतंत्रता छीन लेना आपका कर्तव्य भी है। तो अगर स्वतंत्रता का हमारे जीवन में इतना महत्व है तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि स्वतंत्रता हमारे जीवन में किन किन रूपों में होती है और हम उसे किस तरीके से अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अर्थ की। पहले हमें समझना होगा कि स्वतंत्रता है क्या। जैसे कि आप सभी को पता है, वर्तमान समय जो चल रहा है, आधुनिक युग चल रहा है, उसमें स्वतंत्रता शब्द जो है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है। और ये इस लोकप्रियता का परिणाम क्या हुआ कि हर व्यक्ति अपनी इच्छा के हिसाब से स्वतंत्रता के जो है अलग अलग अर्थ भी समझता है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग जो है वो स्वतंत्रता का मतलब समझते हैं मनमानी करना या किसी दूसरे के हस्तक्षेप के बिना अपनी इच्छा से काम करना। स्टूडेंट, जो स्वतंत्र विचारक हैं वो स्वतंत्रता का अर्थ जो है वो प्राचीन पुरानी परंपराओं और बंधनों से मुक्त होने से लेते हैं। जो आध्यात्मिक संत हैं वो स्वतंत्रता का मतलब सांसारिक मोह माया से मुक्त होने से लेते हैं। और जो परतंत्र देश के निवासी हैं वो स्वतंत्रता को स्वराज का पर्यायवाची समझते हैं। लेकिन व्यवहार में जो प्रचलित स्वतंत्रता है उसको इन बहुत सारे अर्थों में कोई भी अर्थ पूर्ण नहीं करता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के अर्थ को समझने के लिए हमें इसके दोनों पक्षों पर विचार करना होगा, क्योंकि जैसे कि अगर आप समझेंगे कि हमें पूरी तरह से बंधन मुक्त होना चाहिए तो ये भी एक पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, और अगर आप सोचें कि आप बंधनों में रह के स्वतंत्र हैं तो भी ये पूरी स्वतंत्रता नहीं है। तो इसलिए स्वतंत्रता को समझने के लिए हमें पहले इसके दोनों पक्षों को समझना होगा। ठीक है, तो स्वतंत्रता के दो पक्ष होते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। तो सबसे पहले हम निगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्टूडेंट, जो स्वतंत्रता का अंग्रेजी रूपांतर लिबर्टी है वो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है। ये आपका एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिबर्टी शब्द किस भाषा से निकला है, तो आप बताएंगे लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है। इसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। लेकिन स्वतंत्रता शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर प्रचलित इस अर्थ को स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जो मनुष्य है ना वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए मनुष्य असीमित स्वतंत्रता का उपभोग कर ही नहीं सकता। उसे सामाजिक नियमों की मर्यादा के अंतर्गत रहना होता है। इसलिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत स्वतंत्रता की जिस रूप में कल्पना की जाती है उस रूप में स्वतंत्रता मानवीय प्रकृति और सामाजिक जीवन के इन दो विरोधी तत्वों, कौन सा, बंधनों का अभाव और नियमों का पालन में सामंजस्य का नाम है। ठीक है, समझ में आ गया? स्वतंत्रता मानवीय प्रकृति और सामाजिक जीवन के दो पहलुओं, बंधनों का अभाव और नियमों का पालन में सामंजस्य का नाम है।
ठीक है, तो इसी को व्यक्त करते हुए, इसकी परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार काम करने की शक्ति का नाम है, बशर्ते कि इनसे दूसरे व्यक्ति की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा ना पहुंचे। स्टूडेंट, 1798 की मानवीय अधिकार घोषणा में ये बात कही गई कि स्वतंत्रता वो सब कुछ करने की शक्ति का नाम है जिससे दूसरे व्यक्तियों को आघात ना पहुंचे। इस तरीके से सीले ने कहा स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। ये एक एक जो परिभाषा मैं बोल रही हूँ ये भी आपका क्वेश्चन है, इसे भी जरूर याद करिएगा। लॉस्की ने कहा कि स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय यह है कि उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध ना हो जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक है। मैकेंजी ने कहा कि स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। चलिए, ये तो बात हो गई नकारात्मक स्वतंत्रता की। अब बात करेंगे पॉजिटिव लिबर्टी यानी सकारात्मक स्वतंत्रता की। स्टूडेंट, सीले, फ्रीमैन और मैकेंजी जैसे विद्वानों के द्वारा स्वतंत्रता की जो परिभाषा की गई उसमें स्वतंत्रता का चित्रण जो है वो अनुचित और अनावश्यक प्रतिबंध के अभाव के रूप में किया गया। इस तरीके से ये जो परिभाषाएं हैं वो स्वतंत्रता के नकारात्मक रूप को हमारे सामने लाती है। लेकिन जैसे कि गैटिल ने कहा कि स्वतंत्रता का समाज में केवल नकारात्मक स्वरूप ही नहीं बल्कि सकारात्मक स्वरूप भी होता है। तो स्वतंत्रता का लक्ष्य होता है व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास, और व्यवहार में ये अनुभव किया गया है कि प्रतिबंधों के अभाव मात्र से स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। ऐसी स्थिति में कांट और फिक्टे ने सकारात्मक स्वतंत्रता की दिशा में संकेत दिए और ब्रिटेन के आदर्शवादी विचारक जो टी.एच. ग्रीन थे उन्होंने बहुत ही अच्छे से सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो कांट ने नैतिक स्वाधीनता की धारणा का प्रतिपादन किया। ये क्वेश्चन आपका बन रहा है कि आपके कांट ने कौन सी स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया, तो नैतिक स्वाधीनता की धारणा का प्रतिपादन किया और कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वो व्यक्ति के स्वाधीनता के मार्ग की बाधाओं को बाधित करे और ऐसी बाहरी सामाजिक स्थितियों की स्थापना करें जिसके अंतर्गत नैतिक विकास संभव हो सके। ठीक है, तो स्वतंत्रता के सकारात्मक स्वरूप की नकारात्मक स्वरूप से भिन्नता बताते हुए ग्रीन ने लिखा कि जिस तरीके से सौंदर्य कुरूपता के अभाव का नाम ही नहीं होता उसी तरीके से स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अभाव का नाम नहीं है। आगे चलकर ग्रीन स्वतंत्रता के सकारात्मक रूप को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने और उपभोग करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य या उपभोग के योग्य हो। तो स्वतंत्रता का लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तिगत और व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास होता है और अगर राज्य इस लक्ष्य को पाने के लिए श्रम, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि के संबंध में नियमों की व्यवस्था करता है तो इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं होती है बल्कि उसकी वृद्धि होती है। ठीक है, तो 20वीं सदी में लास्की और गार्नर ने भी सकारात्मक स्वतंत्रता की इस धारणा को अपनाया। लास्की स्वतंत्रता को मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक शर्त मानते हुए स्वतंत्रता की व्याख्या करते हैं कि स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा मिले। स्टूडेंट, बार्कर ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा कि वर्तमान समय में राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में सर्वाधिक प्रमुख रूप से लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा ही मान है और ये धारणा सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार पर आधारित है। तो इस तरीके से सकारात्मक रूप से स्वतंत्रता का मतलब हुआ ऐसे वातावरण और परिस्थितियों का होना जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का जो है पूरे तरीके से विकास कर सके। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों स्वतंत्रता है वो कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, दोनों ही बंधनों के साथ साथ नियमों का पालन और इन दोनों का अभाव है। ठीक है, तो स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक दोनों नज़रिए को देखने के बाद हम इसके दो तत्वों पे आते हैं कि फिर स्वतंत्रता को हम किस तरीके से समझेंगे। तो इसके दो तत्व है, एक है आपका न्यूनतम प्रतिबंध और दूसरा है व्यक्तित्व के विकास के लिए सुविधाएं। स्टूडेंट, न्यूनतम प्रतिबंध में हम ये कहेंगे कि स्वतंत्रता का ये पहला तत्व है कि लोगों के जीवन पर शासन और समाज के दूसरे तत्वों की ओर से कम प्रतिबंध हो जिससे लोग अपने विचार और कार्य व्यवहार में ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता का उपभोग कर सकें। ठीक है, और दूसरा हुआ व्यक्तित्व के विकास के लिए सुविधाएं। तो स्वतंत्रता का
दूसरा तत्व ये है कि समाज और राज्य के द्वारा व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाएं। तो इस तरीके से स्वतंत्रता की परिभाषा को देखकर हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता जीवन की ऐसी अवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल सके। आई होप आपको अब स्वतंत्रता समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्वतंत्रता के दो रूप हुए। स्वतंत्रता को समझने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि स्वतंत्रता, लिबर्टी शब्द जो है वो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है। देखिए मैं रिवीजन इसलिए बार बार कर रही हूँ ताकि आपको इसी वीडियो में आपका ये चैप्टर तैयार हो जाए, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, बस आपको जो परिभाषाएं हैं वो याद करनी पड़ेगी और जो सकारात्मक, नकारात्मक या आगे भी जो भी जिन्होंने जिस उसका समर्थन किया है उसको आपको याद करना पड़ेगा कि सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन थे, नकारात्मक के कौन थे। तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, बाकी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए स्वतंत्रता को हम दो रूपों में समझे, एक नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। और किसी एक के दम पे आप नहीं कह सकते कि नकारात्मक स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है या सकारात्मक स्वतंत्रता है। तो इसको समझने के लिए हमें दो तत्वों में इसको समझा, एक न्यूनतम प्रतिबंध और एक व्यक्तित्व के विकास के लिए सुविधाएं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब स्वतंत्रता को हम कहाँ कहाँ किन किन रूपों में पाते हैं, जो आपके जैसे स्वतंत्रता है वो हम कैसे समझेंगे कि हमारी कौन से रूप की स्वतंत्रता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अलग अलग रूप, विविध रूपों की। ठीक है, स्वतंत्रता के अलावा शायद ही कोई ऐसा शब्द हो जिसके इतने ज़्यादा अर्थ हों और जिसे नागरिकों के मस्तिष्क पर इतना अधिक प्रभाव डाला हो। तो इस तरीके से सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक स्वतंत्रता की। ठीक है, चलिए स्वतंत्रता को पहले हम एक लाइन में बता देते हैं कि आज किन किन स्वतंत्रताओं की बात करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और नैतिक स्वतंत्रता पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करना है हमें प्राकृतिक स्वतंत्रता की। आप समझिए कि आपके पास कौन कौन सी स्वतंत्रता किन किन रूपों में है, क्योंकि अब आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। कभी कभी सडनली हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता तो हम समझ नहीं पाते हैं कि हम कैसे उस चीज़ का जवाब दें। ठीक है, तो चलिए, स्वतंत्रता का पहला रूप है प्राकृतिक स्वतंत्रता। देखिए, ये स्वतंत्रता जो है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि स्वतंत्रता जो है वो प्रकृति की देन है और मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र होता है। इस विचार को बहुत अच्छे से व्यक्त करते हुए रूसो ने लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है लेकिन सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब होता है लोगों की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। संविदावादी जो विचारक हैं उनका मानना है कि राज्य की उत्पत्ति के पहले व्यक्तियों को इस तरीके की स्वतंत्रता मिली थी। संविदावादी और विकासवादी, ऐतिहासिक जितने भी विकास हैं वो हमने अपने लास्ट क्लासेस में आपको बहुत विस्तार से पढ़ाया है। आप हमारे बीए फर्स्ट ईयर के प्लेलिस्ट में जाके बीए फर्स्ट ईयर के सारे टॉपिक पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे संविदावादी विचारक हैं उन्होंने कहा कि इससे पहले जो है प्राकृतिक स्वतंत्रता ही अस्तित्व में थी। स्टूडेंट, संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वाधीनता घोषणा और फ्रांस की राज्य क्रांति में इसी तरीके की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया गया था। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता की जो ये धारणा है उसके हिसाब से स्वतंत्रता जो है प्रकृति प्रदत्त और निरपेक्ष होती है। इसको सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं समाज या राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी भी तरीके से सीमित या प्रतिबंधित नहीं करता है। लेकिन प्राकृतिक स्वतंत्रता की ये जो धारणा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, वो भ्रम पैदा करने वाली है। प्राकृतिक स्वतंत्रता की स्थिति में तो मत से न्याय का व्यवहार प्रचलित होगा और इसका परिणाम क्या होगा कि समाज में केवल कुछ ही लोग और वो जो है अस्थायी रूप से ही स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेंगे। तो व्यवहार में प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ है केवल शक्तिशाली व्यक्तियों की स्वतंत्रता। जिस समाज के अंदर स्वतंत्रता का अस्तित्व शक्ति पर आधारित हो वहां निर्बलों का कोई जीवन नहीं होगा। इसके अलावा समाज में रहकर निरपेक्ष स्वतंत्रता का उपभोग नहीं किया जा सकता। सामूहिक हित में स्वतंत्रता को सीमित करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस सिद्धांत की, इस धारणा की आलोचना की जाने पर इसका पर्याप्त महत्व है। इस सिद्धांत में इस बात पर प्रकाश डाला जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की कुछ स्वाभाविक शक्तियां होती हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास इन शक्तियों के विकास पर निर्भर करता है।
राज्य का कर्तव्य है कि वो नागरिकों को इन शक्तियों के विकास के लिए पूरा अवसर दे। वर्तमान समय में प्राकृतिक स्वतंत्रता का विचार इस रूप में माना जाता है कि व्यक्ति समान है और उन्हें व्यक्तित्व के विकास के लिए समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया कि प्राकृतिक स्वतंत्रता को वर्तमान समय में इस रूप में हम देख सकते हैं कि हम सभी लोग समान हैं और हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए हमें समान अवसर मिलने चाहिए, समान सुविधाएं मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके दूसरे रूप की, जिसका मतलब है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसका मतलब है ये है कि व्यक्ति के उन कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिनका संबंध केवल उसके ही अस्तित्व से हो। इस तरीके से व्यक्तिगत कार्य में भोजन, वस्त्र, धर्म और पारिवारिक जीवन को शामिल किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं उनके हिसाब से इनसे संबंधित कार्यों में व्यक्तियों को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए और व्यक्तिवादी कुछ सीमा तक बहुलवादी विचारकों ने इस स्वतंत्रता का बहुत ही ज्यादा समर्थन भी किया है। ठीक है, तो फिर बात करते हैं नागरिक स्वतंत्रता की। तो नागरिक स्वतंत्रता का क्या मतलब है? नागरिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि व्यक्ति की वो स्वतंत्रताएं जो व्यक्ति समाज या राज्य का सदस्य होने के नाते वो नागरिक को या व्यक्ति को मिलती है। नागरिक स्वतंत्रता का जो उद्देश्य होता है वह व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार प्रदान करना होता है। स्वभाव से ये स्वतंत्रता असीमित और निरंकुश नहीं हो सकती। तो नागरिक स्वतंत्रता दो तरीके की होती है। पहला है शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरा है व्यक्ति को व्यक्ति और व्यक्तियों के समुदाय से स्वतंत्रता। स्टूडेंट, शासन के विरुद्ध जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो लिखित या अलिखित संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के जरिए से या अन्य किसी प्रकार से स्वीकृत की जाती है। लेकिन नागरिक स्वतंत्रता का दूसरा रूप मनुष्य के वो अधिकार हैं जिन्हें राज्य के अन्य समुदाय और मनुष्यों के विरुद्ध प्राप्त करना है। तो साधारण रूप से हम कह सकते हैं कि नागरिक स्वतंत्रता का स्तर सभी राज्यों में एक जैसा नहीं होता है। जैसे सोवियत रूस के संविधान के द्वारा अपने नागरिकों को कुछ विशेष आर्थिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो पश्चिमी प्रजातंत्रों के द्वारा नागरिकों को कुछ विशेष नागरिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। ठीक है, तो जिस राज्य में नागरिक स्वतंत्रता का स्तर जितना ज्यादा ऊंचा होता है उसे उतना ही अधिक लोकतंत्रात्मक और लोक कल्याणकारी राज्य कहा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता। तो अब हमारा आता है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता बताने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। आप कहीं भी हो, आप घर बैठ के हमारे ऑफलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। आप अपने सभी सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आप हमसे स्टडी मटेरियल्स भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। स्पेशली ऑफर जो है वो गर्ल्स के लिए है, क्योंकि गर्ल्स जो हैं बहुत सारी ऐसी होती है जिनके पास सुविधाएं नहीं होती है, समय की कमी होती है, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जिनकी वजह से वो क्लास नहीं कर पाती हैं, आसपास कॉलेज नहीं जा पाती हैं। तो वो हमसे कांटेक्ट जरूर करें ताकि वो अपनी पढ़ाई को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकें। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता की। अपने राज्य के कार्यों में स्वतंत्रता पूर्वक सक्रिय भाग लेने की स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे मतदान का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, उचित योग्यता होने पर सार्वजनिक पद पाने का अधिकार, सरकार के कार्यों की आलोचना का अधिकार। इन अधिकारों से ये एकदम से स्पष्ट है कि राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक प्रजातांत्रिक देशों में ही प्राप्त की जा सकती है। अगला हमारा स्वतंत्रता का रूप है वो है आर्थिक स्वतंत्रता। वर्तमान समय में आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब व्यक्ति की ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति अपने आर्थिक प्रयत्नों का लाभ स्वयं प्राप्त करने की स्थिति में हो और वो किसी तरीके से उसके श्रम का दूसरे के द्वारा शोषण न किया जा सके। उद्योग में प्रजातंत्र की स्थापना श्रमिक वर्ग के हित का एक साधन ही है और मूल रूप में आर्थिक स्वतंत्रता का तात्पर्य सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताओं की संतुष्टि और गंभीर आर्थिक विषमताओं के अंत से ही है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता की। तो प्रत्येक व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार के समान ही प्रत्येक राष्ट्र को भी स्वतंत्र होने का अधिकार होना चाहिए और राष्ट्रों की स्वतंत्रता संबंधी इस व्यवस्था को राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहा जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के विचार के अनुसार भाषा, धर्म, संस्कृति, नस्ल, ऐतिहासिक परंपरा, इन सभी की एकता पर आधारित राष्ट्र का ये अधिकार है कि वो
स्वतंत्र राज्य का निर्माण करे और किसी भी राज्य के अधीन ना हो। लेकिन जिस तरीके से व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्तियों के समान स्वतंत्रता से सीमित होती है, उसी तरीके से एक राष्ट्र की स्वतंत्रता दूसरे राष्ट्रों के समान स्वतंत्रता से सीमित होती है। तो संपूर्ण मानवता के हित में ऐसा होना भी चाहिए। अब आखिरी जो है हमारे स्वतंत्रता के रूप में है वो है नैतिक स्वतंत्रता। तो व्यक्ति को अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होने पर भी ये नैतिक दृष्टि से परतंत्र हो तो उसे स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। नैतिक स्वतंत्रता ही वास्तविक और महान स्वतंत्रता है। तो नैतिक स्वतंत्रता है क्या? नैतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है व्यक्ति की उस मानसिक स्थिति से जिसमें वो अनुचित लोभ लालच के बिना अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता रखता हो। प्लेटो, अरस्तु, ग्रीन, बोसांके और कांट ने इस बात पर बल दिया कि नैतिक स्वतंत्रता में ही मनुष्य का विकास संभव है। वैसे तो सभी प्रकार के जीवन और शासन व्यवस्थाओं के लिए नैतिक स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, लेकिन लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के लिए तो नैतिक स्वतंत्रता बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। चलिए, ये हो गया स्वतंत्रता के स्वरूप। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के संरक्षण के विषय में। स्वतंत्रता पाने से ज़्यादा अधिक कठिन काम है स्वतंत्रता को बनाए रखना। ठीक है, तो ये बात व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता दोनों के संबंध में सच है। जो व्यक्ति या राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता का ठीक से उपभोग नहीं कर पाते, उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी प्रयत्न नहीं करते, उनकी स्वतंत्रता को हमेशा कोई ना कोई संकट बना रहता है। तो इसलिए स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए कुछ दशाओं का होना आवश्यक है, जिनमें से कुछ हैं जिनको हम आपके सामने बताने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है आदर्श कानून। व्यक्ति अपनी बहुत सारी स्वतंत्रताओं का उपभोग राज्य में रहकर ही कर सकता है और राज्य कानूनियों के माध्यम से ही इस तरीके की स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। दूसरा संरक्षण है वो है विशेष अधिकार का अंत। जिस समाज में कुछ व्यक्तियों को धर्म, जाति या संपत्ति के आधार पर कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं, वहां पर सभी नागरिकों की स्वतंत्रता की सुरक्षा पूरी तरीके से नहीं हो पाती। तो इसलिए जिन लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं वो अहम भाव के कारण उनका दुरुपयोग करते हैं और दूसरे लोग हीनता की भावना के कारण इन स्वतंत्रताओं का उचित उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए स्वतंत्रता की रक्षा के लिए विशेष अधिकार का अंत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला संरक्षण है लोकतंत्रीय शासन। तो व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता के हनन का सबसे ज्यादा भय शासन से होता है, लेकिन अगर लोकतंत्रीय शासन हो तो जनता का यह भय कुछ सीमा तक खत्म हो जाता है। लोकतंत्र में जनता शासित होने के साथ साथ शासक भी होती है और शासन की अंतिम सत्ता जो है जनता में निहित होने के कारण स्वतंत्रता का हनन हो ही नहीं सकता। अगला संरक्षण है मूल अधिकार। मूल अधिकार संविधान के द्वारा नागरिकों को मिले हुए ऐसे अधिकार होते हैं जिनका उपभोग राज्य के विरुद्ध किया जा सकता है। ये मूल अधिकार दूसरे व्यक्तियों के हस्तक्षेप से भी व्यक्तियों की स्वतंत्रता से रक्षा करते हैं। इसलिए वर्तमान समय में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मूल अधिकारों को भी आवश्यक समझा जाता है। इस नजरिए से भारत, अमेरिका, रूस, आयरलैंड, फ्रांस, इन सभी राज्यों के संविधानों में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। अगला संरक्षण है स्वतंत्र न्यायालय। नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि न्यायालय स्वतंत्र हो और न्यायालयों के कार्यों में किसी भी तरीके का सरकारी हस्तक्षेप ना हो। इस तरीके की निष्पक्षता और स्वतंत्रता की स्थिति में ही न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। न्यायालयों के व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के अधीन होने पर वो शासन सत्ता के हस्तक्षेप से नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा न्याय सार्वजनिक, सुलभ और जल्दी होना चाहिए और निर्धन व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता पा सके, ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए। अगला जो संरक्षण है वो है सतत जागरूकता। स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे महत्वपूर्ण संरक्षण है। इसके लिए नागरिकों में स्वतंत्रता की इच्छा ही नहीं बल्कि इसकी रक्षा के लिए हर तरीके की त्याग करने की भावना भी होना चाहिए। व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहे और स्वतंत्रता का अतिक्रमण होने पर उसका विरोध भी करे। अगला संरक्षण है शक्तियों का पृथक्करण, अवरोध और असंतुलन। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कुछ सीमा तक शक्ति पृथक्करण, कुछ सीमा तक अवरोध और संतुलन के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। शक्ति पृथक्करण को अपनाते हुए एक ही हाथों में शक्तियों का एकीकरण को रोका जाना चाहिए और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ ही जहां तक व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का संबंध है, अवरोध और संतुलन के सिद्धांत को अपनाते हुए इन दोनों के बीच गहरे संबंध की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे स्वतंत्रता की रक्षा के हित में
अच्छे से कानूनों का निर्माण हो सके और ठीक तरीके से उन्हें लागू किया जा सके। आर्थिक न्याय भी, स्वतंत्रता की अगर रक्षा करनी है तो हमारे जीवन की वास्तविकता की उपेक्षा नहीं की जा सकती, और ये वास्तविकता है कि बहुत अधिक सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना के बिना स्वतंत्रता का उपभोग संभव नहीं है। जब तक व्यक्तियों के लिए भोजन, वस्त्र और आवास की व्यवस्था नहीं हो पाती, तब तक कैसे सोचा जा सकता है कि वो स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेंगे। तो आर्थिक न्याय स्वतंत्रता की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली गारंटी है। इसके बिना स्वतंत्रता का एक ही वर्ग हित बनकर रह जाता है। अगर हम संरक्षण की बात करें तो स्वतंत्र प्रेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जनता में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक वातावरण स्थापित करने का काम किया जाता है। अगर समाचार पत्र स्वतंत्र हो तो उसके द्वारा प्रशासन को मर्यादित रखने का भी काम किया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा जो संरक्षण में, वो है स्थानीय स्वशासन। नागरिकों में स्वतंत्रता के लिए प्रेम उत्पन्न करना और उन्हें स्वतंत्रता के प्रति जागरूक बनाने में दिशा में स्थानीय स्वशासन का भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। ठीक है, तो ये तो हो गया स्वतंत्रता का संरक्षण। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता और कानून का संबंध क्या है। स्वतंत्रता और कानून के संबंध के विषय में राजनीतिक विचारकों में बहुत अलग अलग मत हैं। तो इस तरीके से कुछ विद्वान कुछ कहते हैं, कुछ विद्वान कुछ कहते हैं, सब अपने अपने तरीके से बात करते हैं। तो इस तरीके से एक तरफ कहा जाता है, कुछ विद्वान विचारधाराओं के अनुसार स्वतंत्रता और कानून को एक दूसरे का विरोधी बताया गया है कि जितने अधिक कानून होंगे व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ही सीमित हो जाएगी। तो दूसरी तरफ बहुत सारे विचारकों के द्वारा ये कहा गया कि स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए कानून का होना आवश्यक है और कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता में वृद्धि करते हैं, कमी नहीं। तो जो पहला विचार है जो ये कहता है कि जितने कानून होंगे व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ही ज़्यादा बाधित होगी, तो ये विचार जो है अराजकतावादी, व्यक्तिवादी और कुछ सीमा तक साम्यवादी विचारधारा द्वारा किया गया है। अराजकतावादी कहते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है व्यक्ति की अपनी इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति का नाम, और राज्य के कानून शक्ति पर आधारित होने के कारण व्यक्तियों की इच्छानुसार कार्य करने में बाधा होती है। तो स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे के विरोधी भी हैं। व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। उनका मानना है कि स्वतंत्रता और कानून परस्पर विरोधी हैं। साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत कानून को उच्च वर्ग के हितों को लाभ पहुंचाने का एक साधन कहा गया और इसी कारण वर्ग विहीन समाज की आदर्श अवस्था में राज्य के विलुप्त हो जाने की कल्पना की गई है। लेकिन वर्तमान समय में स्वतंत्रता और कानून के परस्पर संबंध के विषय पर अराजकतावाद, व्यक्तिवाद और साम्यवाद की धारणा को हम स्वीकार नहीं कर सकते। वर्तमान समय की जो उपयुक्त धारणा है उसमें इस विचार को मान्यता प्राप्त है कि कानून स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते बल्कि स्वतंत्रता की रक्षा करते और उसमें वृद्धि करते हैं। ठीक है, लॉक, विलोबी, रिची, हॉकिंग, इन सभी विद्वानों के द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए वो बहुत ही सीमा तक सही हैं। स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, कानून जो है वो स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। जैसे राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता की अन्य व्यक्तियों से हस्तक्षेप की रक्षा करते हैं। कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता की राज्य के हस्तक्षेप से रक्षा करते हैं और साथ ही साथ स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप के अतिरिक्त इसका एक सकारात्मक स्वरूप भी होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सभी कानून नागरिकों की स्वतंत्रता में वृद्धि नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से हम सभी का जीवन जो है सुचारू रूप से चल सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राज्य का कानून जनता की इच्छा पर आधारित है तो स्वतंत्रता का पोषण होगा, और अगर वो निरंकुश शासन की इच्छा का परिणाम है तो स्वतंत्रता का विरोधी हो सकता है। ये सभी चीज़ें देश, काल, परिस्थिति, शासन, इन सभी चीज़ों पर निर्भर होती है। किसी एक के आधार पर हम किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। स्टूडेंट, आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट और एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छा कर सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिए, ताकि मैं भी धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ आप सबके साथ चलने की, आप सबके लिए इतनी मेहनत करने की। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके भी बताइएगा। थैंक यू।